हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मधु अपने पति यशदीप, 9 साल की बेटी बिट्टी, 7 साल के बेटे गोलू और 2 साल के बेटे मिंटू के साथ रहती हैं। उनका परिवार काफी खुशहाल परिवार था। यशदीप गांव की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसमें बाकी लोगों के साथ साथ यशदीप की भी मौत हो गई। अब यशदीप की मौत के बाद मधु पर मानो संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्यों भगवान जी, क्यों छीन लिया आपने यशदीप जी को हमसे? अब मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे? क्यों किया आपने ऐसा भगवान जी, क्यों? मधु और उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोते रह रहे थे। उतने में वहां पर अचानक से घर मालिक की बीवी सेठानी चारुलता आती हैं और वो उन लोगों का सारा सामान अपने आदमियों से कहकर बाहर फेंकने लगती हैं। सेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी तूफानी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अभी तो मेरे पति की मौत हुई है। ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे चुप रहो तुम। पिछले 3 महीनों का किराया भी नहीं दिया और अब तो मैं और मेरे पति कोई जोखिम नहीं उठाने वाले। अब तुम्हारा पति जा चुका है, न जाने तुम अकेली कैसे चुका पाओगी सारा किराया। इसीलिए इससे बेहतर यही होगा कि हम तुम लोगों को निकाल कर अब यहाँ नए किराएदार रखें। नहीं सेठानी जी, इस मुश्किल घड़ी में यूं कठोर मत बनिए। मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी अपने बच्चों को लेकर इतनी धुआंधार बारिश में? मेरा तो कोई अपना है भी नहीं। मामा जी हैं, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मधु के खूब रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी चारुलता उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल कर ही रहती है। उस रात तूफानी और मूसलाधार बारिश में मधु अपने तीनों बच्चों संग भीगते हुए यहाँ से वहाँ दर दर भटक रही होती है। फिर उन्हें कुछ दूर चलकर एक मंदिर दिखाई देता है और वो लोग उसमें जाकर रुक जाते हैं। अगले दिन जब मधु पंडित जी को सारी बात बताती है तभी अरे कोई बात नहीं मधु बिटिया, तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझे तुम्हारे यहाँ इस मंदिर में रुकने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे रहने सहने की नहीं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था तो कर ही सकता हूँ। मेरी घरवाली तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना बनाकर ज़रूर लाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं सच में आपको बता नहीं सकती कि आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत अजीब है। नहीं पता था कि बस ये सब कुछ हमें झेलना होगा। कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता है। कल तक मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन आज वो हमसे दूर चले गए हैं। हिम्मत रखो बिटिया, अगर तुम ही हिम्मत हार गई तो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा? जी पंडित जी। पंडित जी मधु के और उसके बच्चों के खाने की व्यवस्था करते हैं। मधु अब गांव में काम ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है, बिट्टी, गोलू, क्यों ना मैं एक छोटा सा ठेला लगाऊं और उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर बेचूं। आजकल गांव में एक बहुत बहुत ज़्यादा मांग है। खाद्य पदार्थ के ठेले वाले भी बहुत मशहूर हैं और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। हाँ माँ, ये सुझाव बहुत अच्छा है। हम भी आपकी मदद करेंगे, क्यों गोलू? हाँ माँ, हम आपकी मदद भी करेंगे और मिंटू को भी संभालेंगे। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन बच्चों, उसके लिए हमें ढेर सारे पैसे चाहिए, क्योंकि ठेला भी खरीदना होगा और तो और खाना बनाने के लिए सामग्री भी तो खरीदनी होगी। हाँ माँ, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अब हम पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मधु अब और ज्यादा चिंतित हो जाती है। उतने में वहां पर उन लोगों को एक औरत भागती हुई दिखाई देती है जो चिल्लाए जा रही है, बचाओ बचाओ, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सेठानी जी हैं, हमारे घर मालिक की बीवी। माँ, वो देखो, उनके पीछे वो 2 गुंडे पड़े हैं। हमें उन्हें बचाना होगा माँ। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो।
बिट्टी, गोलू और मधु वहां पर पड़ी लकड़ियां उठाकर उनके पीछे भागते हैं और वो उन्हें पकड़कर खूब मारते हैं और उन्हें रस्सी से पेड़ के इर्द गिर्द बांध देते हैं और फिर पुलिस को बुलाकर उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चारुलता सब कुछ घर मालिक को बताती है, जिसके बाद वो बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। देखा चारुलता, मैंने कहा था ना, इन्हें मत निकालो घर के बाहर। यशदीप की अभी अभी मौत हुई है, ऐसे में मधु बेचारी कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेकर। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और इस बेचारी को घर से निकाल दिया। और आज इसने और इसके बच्चों ने ही तुम्हें उन दुष्ट गुंडों से बचाया है। मुझे माफ़ कर दो मधु, मुझे माफ़ कर दो गोलू और बिट्टी। मैं तुम लोगों के साथ बहुत गलत कर रही थी। तुम लोग चाहते तो मुझे नहीं बचाते, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे बचाया और आज मैं तुम लोगों के कारण ही सही सलामत हूँ। इसीलिए भेंट स्वरूप मैं तुम्हें ये पैसे देना चाहती हूँ मधु, ये लो। और हाँ, तुम इस घर में फिर से रहने चली जाओ मधु। किराया तब देना जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं। अब मना मत करना, मुझे माफ़ करके इन पैसों को स्वीकारो। धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद सेठ जी। इस तरह मधु अब वापस उस घर में रहने लगती है और साथ ही चारुलता के दिए गए पैसों से वो अब अपना ढाबा भी खोलती है और उस ढाबे में वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचने लगती है और खूब पैसे कमाने लगती है। ग्राहक उंगली चाट चाट कर उसके खाने का मजा उठाते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये प्याज पकौड़ी की सब्जी और ये मैदे की रोटियां, हा। मजे आ गई जिंदगी के भाई साहब, हा। अरे सच में मधु बहन, तुम्हारे ढाबे की तो बात ही निराली है। अब तो हम अक्सर यहाँ खाना खाने आया करेंगे। जी भाई साहब, ज़रूर आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टी और गोलू भी अपनी माँ के ढाबे को कामों में मदद करते हैं और अपने छोटे भाई मिंटू का भी ध्यान रखते हैं। मधु की बढ़ती तरक्की पास की ढाबे वाली विशाखा से देखी नहीं जाती। यहाँ मैं पिछले 2 सालों से ढाबा खोल कर बैठी हूँ। आज तक मेरे ढाबे पर इतने ग्राहक खाना खाने आए नहीं जितने कि इस नालायक मधु के पास आते हैं। इसने तो 2 हफ्तों में ही पूरे गांव को अपने ढाबे का दीवाना बना दिया है। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे ही मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं इस मधु को और उसके ढाबे को बर्बाद करके ही रहूँगी। इसे मैं अपने रास्ते का रोड़ा बनने ही नहीं दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्रूर विशाखा अब एक रात गुस्से में मधु के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से तेज भयंकर बारिश आती है और बिजली सीधे विशाखा के ढाबे पर ही गिर पड़ती है और विशाखा का ढाबा पूरी तरह जलने लगता है। ये देख विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरा ढाबा, अब मैं क्या करूँगी? मेरा ढाबा। क्यों? क्या हुआ विशाखा? हाँ, अरे दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करोगी तो भगवान तुम्हें बख्श देगा। ये कलयुग है विशाखा और यहाँ पर पाप झेल नहीं पड़ते हैं। तुमने मेरे ढाबे को बर्बाद करना चाहा और देखो तुम्हारा ढाबा ही बर्बाद हो गया। इसीलिए तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए थी। मेरी तरक्की देखकर जलने की बजाय तुम अपने ढाबे को फिर से ठीक करने की या अपनी तरक्की कैसे हो इस पर काम करने के बारे में सोचती। लेकिन नहीं, तुमने वो नहीं किया और गलत राह पर चलना ही चाहा। विशाखा सर पकड़कर रोती रह जाती है और वो गांव छोड़कर चली जाती है। वहीं मधु का ढाबा पूरे गांव ही क्या बल्कि आसपास के कई सारे गांव में भी प्रसिद्ध हो जाता है और दूर दूर से लोग उसके ढाबे का बेहतरीन खाना खाने के लिए आने लगते हैं। राजेश और उसकी पत्नी विमला एक कपड़ा मिल में काम करके अपना और अपने दोनों बेटा बेटी मीनू और टीटू का पेट पालते हैं। वो दोनों अपने बच्चों से भरपूर प्यार करते हैं। मीनू टीटू से 2 साल बड़ी होती है और वो 14 साल की होने के बावजूद भी सारा खाना बनाना जानती है। अरे वाह मीनू बिटिया, ये सब्जी रोटी और पनीर के पकौड़े तो एकदम लाजवाब बने हैं। भाई मानना पड़ेगा विमला, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ राजेश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मीनू पर। मीनू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई टीटू का ख्याल रखती है। हमारी गैर मौजूदगी में खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम भी करती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं मीनू बिटिया, जो तुम हमारी बेटी हो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ पापा,
आप दोनों दिन भर काम करके घर आते हो, तब घर में रौनक आती है। आप दोनों हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे टीटू बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम भला अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन टीटू को जिस बात का डर था वही होता है। एक हफ्ते बाद जब राजेश और विमला मिल में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिल में आग लग जाती है और उस आग में सभी जलकर मर जाते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद अब मीनू और टीटू दोनों इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे मीनू दीदी? हमारा तो माँ और पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टीटू रो मत, बस टीटू, माँ पापा, ये क्या हो गया? आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये अच्छा नहीं किया आपने भगवान जी हमारे साथ। आपने हमसे हमारे माँ पापा नहीं, हमारी दुनिया छीनी है। टीटू और मीनू के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें घर से और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं। वो कई लोगों से पैसे और खाने की मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद कपकपाती हुई ठंड में वो दोनों सड़क के एक किनारे सो जाते हैं। मीनू टीटू के बदन पर घास डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे और खुद भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। माँ पापा, अब तो आप तारे बन चुके हो, हमारी रक्षा करो। आप दोनों के जिगर के टुकड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो माँ पापा। मीनू और टीटू अगले दिन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर रसीले फल होते हैं। दीदी, ये देखो, इस पेड़ पर ताजे रसीले फल हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन टीटू, ये पेड़ कितना ऊंचा है, इस पर तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं नहीं, तुम मत चढ़ो इस पर, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी। लेकिन दीदी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी बात माना करो टीटू। टीटू और मीनू कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है जिसकी मालकिन शकुंतला होती है। शकुंतला उन दोनों से कहती है, क्या है, मेरे ढाबे पर क्यों आए हो? तुम दोनों का होलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों भीख मांगने आए हो। नहीं काकी, कुछ दिनों पहले ही हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है, हम दोनों का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। हाँ काकी, इसीलिए हमें काम की ज़रूरत है। मैं आपके ढाबे पर सफाई और ग्राहकों का खाना परोसने का काम कर सकता हूँ। और रही बात मेरी दीदी की, तो मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर तो सब उनके खाने के फैन बन जाते हैं। हाय हाय, फैन बन जाते हैं मतलब ग्राहक पंखे बन जाएंगे? नहीं नहीं काकी, फैन मतलब सब इनके खाने के चाहने वाले बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल मुझे कुछ बना कर दिखा, फिर मैं मानूं। शकुंतला मीनू को एक मौका देती है और मीनू उसे आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर दिखाती है और साथ ही सेवई भी बनाती है, जिसे चखने के बाद शकुंतला काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने लड़की। तुम्हारे भाई ने सही कहा, इस खाने को खाकर सभी तुम्हारे खाने के पंखे मेरा मतलब फैन हो जाएंगे। धन्यवाद काकी। हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। क्या? सच में? धन्यवाद काकी। मीनू और टीटू अब उस ढाबे में काम करने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों तक काम करने पर शकुंतला उन्हें कुछ पैसे नहीं देती है। शकुंतला काकी, 2 महीने बीत गए, लेकिन आपने अब तक हम दोनों को हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अगले महीने दे दूंगी, काम करो, जाओ। नहीं, बस बहुत हुआ आपका काकी। दीदी, हम अब इस ढाबे पर काम नहीं करेंगे। ये काकी अच्छी नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे। अरे तुम क्या मेरे ढाबे से निकलोगे? अरे मैं ही तुम दोनों को निकालती हूँ, जाओ। मैं वैसे भी तुम दोनों को नहीं रखना चाहती। अब तो मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। बहुत मुंह चलाते हो ना तुम। लेकिन काकी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। मुझे जो करना है मैं करूंगी, जाओ, जाकर जिससे शिकायत करनी है करो। चलो फुटो यहाँ से अब, आए बड़े गरीब फटीचर बच्चे। शकुंतला उन दोनों को ढाबे से बाहर निकाल देती है
और वो दोनों बेचारे जंगल में दर दर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। कहाँ रुके? यहाँ इस जंगल में तो कोई जगह भी नहीं दिख रही है रुकने की। पता नहीं टीटू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी उन्हें वहां पर एक बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाते हैं और वहां अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तभी टीटू के दिमाग में एक सुझाव आता है। दीदी, क्यों ना हम इस बांस के घर को ढाबा बना दे? लेकिन टीटू, एक ढाबा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दीदी, जंगल में एक जगह है जहाँ ढेर सारा कबाड़ पड़ा है। हम उस कबाड़ को बेचेंगे और उससे मिले पैसों से ढाबे में खाना बनाने का सामान खरीदेंगे। अरे वाह टीटू, क्या सुझाव दिया है तुमने। टीटू और मीनू अब उस जंगल में पड़े कबाड़ को बेचकर उन पैसों से खाना बनाने की सारी सामग्री लाते हैं और उस बांस के घर को एक ढाबे में बदल देते हैं, जिसके बाद वहां पर खाना बनाने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक उनके ढाबे पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पर धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बांस का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे वाह टीटू और मीनू, तुम्हारे इस बांस के ढाबे में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और तो और यहाँ का खाना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मीनू, तुम एक बहुत अच्छी शेफ हो। मीनू और टीटू की तरक्की से शकुंतला जलने लगती है, क्योंकि मीनू के जाने के बाद अब उसके ढाबे पर जितने ग्राहक आते थे वो भी नहीं आते हैं। मीनू और टीटू के बांस के ढाबे को तो मैं बर्बाद करूंगी, वो भी अपने हाथों से। उन दोनों ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो दोनों जानते नहीं कि शकुंतला क्या चीज है। शकुंतला रात में उस बांस के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हवा में 2 बांस की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों लकड़ियां अपने आप शकुंतला को बुरी तरह मारने लगती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बचाओ मुझे, बचाओ। तभी शकुंतला को वहां पर राजेश और विमला की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाओगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी हम दोनों अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। अगर आइंदा से इन दोनों को चोट पहुंचाने की जरूरत भी की तो हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा। शकुंतला, नहीं, माफ कर दो मुझे। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीनू और टीटू दोनों उस बांस के ढाबे से पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।